नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए, बीएड, बीएससी, बीएड का पेपर भाषा में पाठ्यक्रम कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने कल श्रवण कौशल लिया था। अब श्रवण कौशल को आगे बढ़ाते हुए कि शिक्षण के संदर्भ में श्रवण कौशल में 3 शक्तियाँ होती है। मतलब 3 शक्तियों के द्वारा हम श्रवण कौशल को सीख सकते हैं या श्रवण कौशल को काम में लेते हैं। उसमें सबसे पहले है अंतर्बोध शक्ति। अंतर्बोध शक्ति यानी कि भाषा की 2 एकांकी ध्वनियाँ, कोई भी भाषा है और उसकी जो एकांकी ध्वनियाँ है तथा 2 ध्वनि संयोजनों को सुनकर उनके बीच अंतर को स्पष्ट रूप में समझना। ध्वनि युग्म कैसे? जैसे 2 प्रकार, जैसे प और फ, ठीक है। प और फ दोनों में अंतर्बोध करना। अंतर्बोध हम कैसे करते हैं? सुनकर ही। जैसे क और फ, क और फ जो लिखने में है तो एक जैसे लिखने में लगते हैं, क्योंकि क को गोलाई में करके लिखते हैं तो फ को प के जैसे लिखते हैं, तो दोनों में। लेकिन जब हम बोलते हैं, मौखिक रूप से जब बोलते हैं और बोलने के बाद जो हम सुनते हैं, तो सुनने से हमें पता चलता है कि उनमें दोनों में फ़र्क है। कई बार लिखने में नहीं बल्कि कि सुनने से हमें उसी स्वर्ण से पता चलता है कि उसमें क्या अंतर है। जैसे त और ट ध्वनियाँ एक जैसी भी आती है, लेकिन हमारे उच्चारण में, हमारे अंतर्बोध में हम उन्हें अलग अलग करते हैं, ठीक है। दूसरा है धारण शक्ति। धारण शक्ति यानी कि जिन ध्वनि युग्मों तथा शब्द युग्मों के बीच का अंतर समझना हो, उसे याद रखना हो। ध्वनि युग्म यानी कि 2 ऐसे शब्द जिनकी की ध्वनियाँ लमसम बराबर हो, लेकिन थोड़ा सा फर्क के कारण उनमें जो अंतर होता है उन्हें सुनना और सुनकर उन्हें याद रखना, ठीक। जैसे किसी भी प्रकार की ध्वनि युग का गुण है, जैसे आघात सुर है, कोई भी जैसे कि हम कहते हैं कूल और कूल, तो दोनों में मात्राओं का फ़र्क है और लेकिन हमारे थोड़े से बोलने में फ़र्क है, ठीक है। कई लोग कई चीज़ गलत भी बोलते हैं, उन्हें उच्चारण का नहीं पता होने के कारण, उन्हें याद नहीं रहने के कारण वो उसका उच्चारण गलत करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए धारण शक्ति यानी कि किसी भी ध्वनि को सुनकर और सुनने के पश्चात उसे याद रखकर और उसे उसी प्रकार से बताना क्या कहलाता है? धारण शक्ति। यानी कि उसको धारण करना कि इसकी जो ध्वनि है वह ध्वनि किस प्रकार होती है, ठीक है। फिर है बोध शक्ति। बोध शक्ति यानी कि जो ध्वनि योग है, उस ध्वनि योग में जो निर्मित शब्द है, उस निर्मित शब्द में को ग्रहण करना और उसे याद रखना। किस प्रकार के जैसे कोई भी शब्द है और या कोई भी वर्ण है, उसको 2 या 3, जैसे ब के नीचे हलंत लगने का मतलब होता है ब का उच्चारण आधे रूप में लेना, ठीक है। फिर उ, फिर र का हलंत, फिर आ, तो वो क्या बना? बुरा। उसी प्रकार से कोई भी शब्द है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटकर और उसको याद रखना कि इसके साथ में कौन कौन से वर्ण जुड़े हैं और उसके जुड़ने के बाद में ये बना है। जैसे हम कहते हैं ना उस पर आ की मात्रा लगी, आ म, आम, तो ये मतलब याद रखना कि किस तरीके से बोध शक्ति यानी कि बोध रखना कि कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ण है, वो किस प्रकार से किन किन वर्णों के द्वारा जुड़कर बनाएं, ठीक है। फिर है श्रवण कौशल के जो शिक्षण उद्देश्य है। श्रवण कौशल में जो हमारे हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षण ग्रहण करते हैं, उसके उद्देश्य क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना। हम क्यों कि कहीं पर भी अगर हम शिक्षा लेते हैं, छोटे से लेकर बड़े रूप में भी, तो जो भी स्तर होता है, तो हम लिखने और पढ़ने से ज़्यादा हम ज़्यादा सुनते हैं, सुनकर ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो सुनकर और उसका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना कि किसमें ये शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। फिर किसी भी श्रुत सामग्री को यानी कि किसी भी सुनने वाली सामग्री को मनोयोगपूर्ण सुनना और उससे प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। यानी कि जब तक हम किसी को सुनते हैं, सुनने की जो सामग्री है, चाहे देखो हम कोई रेडियो, टेप रिकॉर्ड या टीवी में भी अगर कुछ सुनते हैं, तो अगर हमारा ध्यान इधर उधर होता है तो हम उस चीज़ को गहराई से नहीं सुन सकते हैं, ना ही उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए सुनने वाली चीज़ को कभी हमेशा मनोयोग से, मन से उसको सुनने से ही हमें उसमें प्रेरणा मिलती है और हम प्रोत्साहित
होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचार, भाव, तथ्य को चयन करना और उसमें क्षमता उत्पन्न करना। यानी कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को भी सुनते हैं या कोई भी बात सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारे दिमाग में और हमारे मन में वो बातें ध्यान में रखते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अगर 10 लाइन सुनते हैं तो 10 लाइनों में से हम वो लाइनें याद रखते हैं कि जो लाइनें वास्तव में हमें याद रखने योग्य है। उसमें से छाड़ते हुए तो वो हम कहना कि कैसे कब कर सकते हैं, जब हम उसको ध्यान से सुनेंगे तो तभी हम जो हमारे मर्मस्पर्शी है, जो हमारे दिल को छूता है, हमें जो महत्वपूर्ण लगता है, जैसे हम कोई भी सेमिनार में भाग लेते हैं और या कहीं पर भी किसी भाषण या स्पीच में भाग लेते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर अगर देखो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में अगर न्यूज़ आती है तो कैसे आती है, मुख्य 8-10 लाइन में, वो भी क्या कि वास्तव में उन्होंने किस बारे में किसने क्या महत्वपूर्ण बात कही। उसी प्रकार शिक्षण के रूप में भी जब हम कक्ष में बैठे रहते हैं तो हम उन्हीं बातों को ज़्यादा याद में रखते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, फिर चौथा है वक्ता के मनोभाव को समझने की निपुणता उत्पन्न करना। यानी कि वक्ता बोलने वाले के मनोभाव, यानी कि उसको कहने के जो भाव है, आपको जो भी कोई बात कह रहा है उसके मनोभाव क्या है। जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ और आपको क्लास ले रही हूँ तो मेरा मनोभाव क्या है, आपको समझना कि भाई जैसे मैं क्लास ले रही हूँ तो मेरा मनोभाव क्या है कि आपका जो बीएड का पेपर है, भाषा में पाठ्यक्रम, मतलब कि पाठ्यक्रम में जो हिंदी है वो आवश्यक क्यों है और हिंदी को किस प्रकार से आप सीख सकते हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, आप अगर साइकोलॉजी की क्लास लोगे तो आपका मनोभाव क्या होगा कि एक बच्चों की साइकोलॉजी कैसी होती है, बच्चों का मनोभाव कैसा होता है, बच्चों का दिमाग कैसा होता है, हमें उन्हें किस प्रकार ट्रीट करना चाहिए। आप पॉलिटिकल लेते हो तो आपके उनके मनोभाव से होती है भाई आपको पॉलिटिकल, आप बायोलॉजी लेते हो, केमिस्ट्री लेते हो, यानी कि जो सब्जेक्ट का टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो आपका मनोभाव क्या होता है, आपका मनोभाव ये होता है कि जो टीचर ये बोलेगा तो ये इसी के बारे में बोलेगा। तो जो वक्ता के जो मनोभाव है उसको समझना और उसमें निपुणता उत्पन्न करना। ठीक है, फिर अगला सूत्र सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना। यानी कि सुनकर समझने की जो शक्ति है उसे भली भांति समझना और समझने की योग्यता उत्पन्न करना। ये किस लिए, ये शिक्षण में उद्देश्य है, एक शिक्षण के उद्देश्य है कि जो श्रुत शिक्षक है, श्रवण कौशल है, उसके शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, फिर विद्यार्थियों में ध्वनि शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय व प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। ठीक है, शिक्षण में जो हिंदी है, हिंदी विषय के अंतर्गत ही बच्चों को ध्वनि वहाँ बताई जाती है कि इसमें ये ध्वनि आएगी, उसमें ये उच्चारण आएगा, शुद्ध उच्चारण क्या है, उस स्वर की गति क्या रहेगी, लय क्या रहेगा, प्रवाह क्या रहेगा और उसको आप किस प्रकार से पढ़ सकते हो, इसकी योग्यता उत्पन्न करना। फिर उसके बाद में छात्रों में मौलिकता की वृद्धि करना। मौलिकता की वृद्धि करना यानी कि सबके लिए, एक के लिए नहीं बल्कि शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षण ग्रहण करना सबके लिए उतना ही उपयोगी है जितना किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ही उपयोगी है। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों की मानसिक और बौद्धिक विकास होगा, बुद्धि का भी विकास होगा और उनके मस्तिष्क का, मन का भी विकास होगा। फिर छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। हिंदी के में साहित्य में कविताएं पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, निबंध पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, इसमें रुचि पैदा करना। छात्रों की जो श्रवण इंद्रिया है उसको प्रशिक्षित करना, यानी कि सुनने की शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि कक्षा में कई बार ज़बरदस्ती के रूप में, कई बार अनुशासन के रूप में, बच्चों को डांट के रूप में किसी भी प्रकार कक्षा में बैठना ही पड़ेगा और बैठेगा तो वो कुछ देर नहीं सुनेगा, लेकिन आखिर उसको घंटे भर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा। तो उसकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक दिन मजबूरी से सुनेगा, दूसरे दिन डांट से सुनेगा, तीसरे दिन और तो चौथे दिन उसकी आदत हो जाएगी सुनने की। ठीक है, फिर अब अगला है श्रवण कौशल का महत्व, यानी कि सुनने की कौशल का क्या महत्व होता है। तो उसमें बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। जो सुनने की शक्ति है उससे क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। यह श्रवण कौशल भाषा के ज्ञान का प्रथम सोपान कहलाता है, यानी कि भाषा के ज्ञान का। क्योंकि हमने शुरू से यही कहा है कि हम बच्चा जब भी जन्म लेता है और जब वो भाषा सीखने लगता है तो सबसे पहले वो सुनता है। तो उसकी पहली ये क्या है, ये पहली सीढ़ी के रूप में है। ठीक है, और अंतिम सीढ़ी के रूप में उसका लेखन कार्य होता है और अंत में जब वो पढ़ लिख जाता है तो उसकी अंतिम सीढ़ी होती है लिखने का कार्य करना। फिर ठीक इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण
बिंदु दे रखे हैं, वह है नंबर 1, व्यक्ति के विचारों का आदर होना चाहिए। यानी कि हम अगर किसी को सुनते हैं तो सुनते हैं और सुनकर उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके विचारों पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए कि जो हमें कह रहा है वो हमें क्यों कह रहा है, उसका क्या कारण है। जब तक हम उसे आदरपूर्वक नहीं सुनेंगे तब तक हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। दूसरा, समाज में सभी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। व्यक्ति को किसी की भी बात, चाहे वो हमारे काम की हो चाहे नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बात कह रहा है, चाहे परिवार में कह रहा हो चाहे समाज में कह रहा हो, तो उसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे काम की बात नहीं हो, लेकिन जो सुना रहा है, जो कह रहा है, उसके मन की संतुष्टि हो जाए। फिर तीसरा, खुले मस्तिष्क के साथ अपने मत का प्रतिपादन कर सकता है। जब अगर व्यक्ति किसी की बात सुनता है तभी वो खुले दिमाग से उसके उत्तर को उसके ना प्रश्न के जवाब को दे सकता है, उसकी बात के विपरीत बोल सकता है, या उसके बात के पक्ष या विपक्ष में बोल सकता है। जब तक आप किसी को ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आप उसको प्रति उत्तर नहीं दे सकते हो। क्यों कि आप जब उसको सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो उसके बारे में आप उसके कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर जो ध्यान से नहीं सुनते वो विरोधियों के तर्क का खंडन भी नहीं कर सकते। अगर कहीं पर वाद विवाद हो रहा है या कहीं पर ऐसे कोई ना हॉट डिस्कशन हो रही है और उसमें अगर आपने ध्यान से नहीं सुना और कई बार कोई गलत भी कुछ बोल जाता है, तो हम उसको ढंग से जवाब नहीं दे सकते, उसके तर्क का जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमने ध्यान से सुना ही नहीं। हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो हमारे पास उसके विपरीत कोई भी जवाब होगा भी नहीं। तो इसलिए जो ध्यान से सुनते हैं वो ही विरोधियों के तर्क का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। फिर पांचवा, वाद विवाद में श्रवण कौशल की झलक मिलती है। क्योंकि वाद विवाद में अगर आप किसी के पक्ष को नहीं सुनोगे तो आप उसके विपक्ष का जवाब नहीं दे पाओगे, और आप उसकी विपक्ष को नहीं सुनोगे तो आप उसके पक्ष का जवाब नहीं दे पाओगे। तो अगर दोनों को ध्यान से सुनते हो तभी आप अपना तर्क रख सकते हो कि नहीं ये अच्छा है या ये बुरा है, ठीक है। फिर 6, जो शांत रहकर दूसरों के तर्क सुनते हैं वह समझते हैं, वह विचारों को ठोस तर्क कर सकते हैं। यानी कि जो शांतिपूर्वक, जो आराम से किसी की बात को सुनते हैं तो वही उस तर्क का एक ठोस जवाब दे सकते हैं, उसका ठोस उत्तर दे सकते हैं, जिसका कोई निष्कर्ष निकल सकता है कि नहीं वास्तव में इसका ऐसा होना चाहिए और इसका ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से जो श्रवण कौशल है वो शिक्षण में क्या महत्व रखता है और उस उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात है श्रवण कौशल के तत्व। यानी कि जब हम सुनते हैं तो उस समय सुनते समय हम किस तरह से हमारे मनोभाव होने चाहिए ताकि हम ध्यान से सुन सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या है, प्रसन्नचित्त होना। अगर हमारा दिमाग किसी कारण से ख़राब है और हमको कहीं बैठा दिया जाता है या हमें कोई बात कहते हैं तो हमारे दिमाग में वो बात नहीं आती है। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ वास्तव में कुछ सुनना है, किसी को सुनना है और उसका अर्थ ग्रहण करना है, तो सबसे पहले हमें प्रसन्नचित्त होना आवश्यक होता है। दूसरा, ध्यान केंद्रित होना। अगर हमारा ध्यान इधर उधर है, देखो ध्यान अगर इधर उधर होगा तो अगर हम कोई किताब भी पढ़ते हैं तो हम पूरा किताब का पेज पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमने उस पेज में पढ़ा क्या है। क्यों कि हमारा ध्यान उस किताब में नहीं है, हमारा ध्यान उन शब्दों पर बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार जब तक हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा तब तक हम किसी की बात को ध्यान से सुन भी नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर हाँ हूँ प्रश्न करना वक्ता का मनोबल बढ़ाता है। अगर हम कोई बात को ध्यान से सुनते हैं तो अनाचित ही हमारे मुंह से हाँ हाँ ऐसा होता है, अच्छा इसमें ऐसा होता है कि उसमें प्रश्न भी निकलेगा, उसमें हाँ हूँ भी होगा, उसमें इस तरह से करने से जो बोलने वाला है, जो हमें सुना रहा है, बोलने वाला वक्ता है, उसका मनोबल बढ़ता है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो वास्तव में कोई सुन रहा है, ठीक है। फिर जैसे अन्य कार्य नहीं करना। अगर हम एक साथ दो कार्य, हम सोचते हैं कि हम सुन ही तो रहे हैं, हम साथ में कोई लिखने का कार्य कर लेते हैं या हम दूसरा कार्य कर लेते हैं, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए भी हमारा दिमाग जो हम कार्य दूसरा कर रहे हैं उसमें चला जाता है तो जो सुनने की आवाज़ है वो उससे हमारा ध्यान हट जाएगा, ठीक है। फिर अगला है श्रोता की स्थिति सही होनी चाहिए। जब भी श्रोता की स्थिति आमने सामने, सुनने वाले और बोलने वाले की स्थिति आमने सामने होगी। हम कई बार कक्षा में आगे नहीं होकर और पीछे की ओर जा के बोलते हैं तो वो सुनने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, और अगर आगे होकर बोलते हैं तो पीछे की लाइन तक भी आराम से ढंग से आवाज़ जाती है, ठीक है। फिर सुनने में शीघ्रता करना। अगर हम सुनने में भी शीघ्रता करते हैं,
शीघ्रता करते हैं कि अच्छा ठीक है इसके बाद ही होगा, ये मतलब हमारे मन के भावों को ही बढ़ाते हुए हम सुनने में शीघ्रता करते हैं, तो वास्तव में बोलने वाला क्या बोलता है उसको हम सुन नहीं पाते हैं। फिर सुनकर अर्थ ग्रहण करना। देखो, हम अगर ध्यान से सुनेंगे तो हम जो भी सुनेंगे और सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करते जाएंगे, और नहीं तो हमें वो क्या कह रहा है, हर एक चीज़ का, हर एक शब्द का, हर एक लाइन का हमें अर्थ नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद में वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो वो तीसरे की बात कभी भी नहीं सुन पाएंगे। फिर श्रोता को वक्ता के पास या ध्वनि क्षेत्र से दूर या परिधि में नहीं बैठना चाहिए। अगर कहीं पर भी, जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर कक्षा चलती है और अपने पीछे ट्रेन निकलती है तो क्या होता है, हमें थोड़ी देर के लिए चुप होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ध्वनि के क्षेत्र है वह ज़्यादा हो जाता है और वो दूसरी ध्वनि ज़्यादा सुनाई देने लगती है, तो जो कक्षा में जो आवाज़ है, जो पढ़ाने की आवाज़ है, वह सुनाई नहीं देती है। तो ऐसे क्षेत्र में नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर कि हमें सुनने वाले, बोलने वाले से भी अतिरिक्त कोई आवाज़ आ रही हो, फिर कान में विकार ना हो। ये तो प्राकृतिक है। अगर किसी के कान में विकार होगा तो उसको सुनने में वैसे ही दिक्कत होगी। तो ये सभी क्या थे, हमारे जो सुनने की कौशल के जो तत्व है, यानी कि सुनते समय हमें कौन से तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए।